नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर बढ़ाएंगे नौसेना की ताकत। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे तीनों आईएनएस देश को समर्पित। नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का भी करेंगे लोकार्पण। अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, अमित ओझा, रमेश बिधूड़ी समेत तमाम दिग्गज प्रत्याशी आज भरेंगे नामांकन। मुख्यमंत्री के नाम पर कांग्रेस ने आपको घेरा, पूछा क्यों अब तक नाम नहीं किया गया जाहिर। दिल्ली एनसीआर में भीषण कोहरा, सड़क, रेल, हवाई सभी यातायात हुए प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। महाकुंभ का आज तीसरा दिन, कल प्रथम अमृत स्नान के बाद आज गृहस्थों के स्नान का दिन। मेला क्षेत्र में 15,000 सफाई कर्मी और 2500 गंगा सेवा दूत 24 घंटे तैनात। बाइडेन ने क्यूबा से आतंकवाद प्रायोजक राज्य का दर्जा हटाया। फैसले के स्वागत में 553 अमेरिकी कैदियों को रिहा करेगा क्यूबा। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 3 प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों का जलावतरण, रक्षा, निर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक रूप से अग्रणी बनने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम युद्धपोत आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है और यह अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रीय क्षमताओं से लैस है। P-17A स्टील फ्रिगेट परियोजना का पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। वहीं P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वागशीर पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करती है और इसका निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से किया गया है। Together, they embody a credible, cohesive, future-ready, and above all, combat-ready force. Tomorrow's Navy, today. तो अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री इनको देश को समर्पित करेंगे। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का भी लोकार्पण करेंगे। 12 साल तक चले निर्माण कार्य के बाद तैयार हुआ ये मंदिर 170 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और करीब 9 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 15 जनवरी को नवी मुंबई के खारघर स्थित भव्य इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 12 सालों के निर्माण के बाद तैयार हुआ ये मंदिर 170 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर माना जा रहा है। ये मंदिर 9 एकड़ में फैला हुआ है और पूरी तरह सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है। इस मंदिर का निर्माण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन ने किया है। इस मंदिर में कई देवताओं के विग्रह के साथ एक वैदिक शिक्षा केंद्र, प्रस्तावित संग्रहालय और सभागार और उपचार केंद्र आदि शामिल है। इसका उद्देश्य वैदिक शिक्षाओं के माध्यम से सार्वभौमिक बंधुत्व, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है। ये मंदिर नवी मुंबई के खारघर सेक्टर 23 में बनाया गया है। मंदिर के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी उपस्थित रहेंगे। Within this premise, we have one center that consists of the big temple over here of Radha Shri Radha Madan Mohanji, Shri Darbar of Shri Sitaram Lakshman Hanuman, Shri Gaur Nitai, and then we have the Dasavatar temple. And apart from that, we have a building where we have a Vedic college, the free of cost education we are providing, and then we are providing a Brahmachari ashram, then Brahmacharini ashram, then we have the Sannyas ashram, and the wonderful
Srila Prabhupada in the founder Acharya's memorial over here. भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को 3D तस्वीरों में संगमरमर के कैनवास पर उकेरा गया है। मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस, सुंदर बगीचा और फव्वारे बनाए गए हैं। नौका उत्सव के लिए विशाल तालाब, वैदिक शिक्षा कॉलेज और लाइब्रेरी, विशाल प्रसादम हॉल, आयुर्वेदिक हीलिंग सेंटर, शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां भी बनाए गए हैं। मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को कलात्मक रूप में दर्शाया गया है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले के बारे में बात करते हुए खारघर इस्कॉन मंदिर के ट्रस्टी और अध्यक्ष डॉक्टर सूरदास प्रभु ने कहा कि वो इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा करते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के संबंध में भारत सरकार की नीतियों का भी समर्थन किया। The purpose of this center is also to make people happy by giving them the diversified Vedic culture like Bhagavad Gita, Bhagavatam, and other scriptures like Upanishad, Chaitanya Charitamrita, and other things are also taught. We like to pray to the Supreme Lord, let the Bangladeshis become, wonderful devotees. In fact, I just want to tell you very clearly, Bangladesh recently was on the top, export-oriented country, but now everything has declined. Why it is declining? Because they have not understood the mercy of brotherhood. ये मंदिर आध्यात्म का नया केंद्र बनेगा। यहाँ भक्त न केवल भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे, बल्कि अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान करने के लिए भी इस स्थान का सहारा लेंगे। शिशिर शेल्लार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। और आइए बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। आज प्रयागराज महाकुंभ का तीसरा दिन है। कल प्रथम अमृत स्नान के बाद आज गृहस्थों के स्नान का दिन है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू हुए 45 दिवसीय महाकुंभ के तीसरे दिन भी त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। पहले 2 दिन में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। कल मकर संक्रांति के अवसर पर पहले अमृत स्नान पर करीब 3.5 करोड़ से अधिक की भीड़ उमड़ी। महाकुंभ पहले अमृत स्नान में आस्था और उमंग से रंग में हो गया। अखाड़ों और श्रद्धालुओं ने संगम और महाकुंभ क्षेत्र में बने 45 भव्य स्नान घाटों पर अमृत स्नान किया। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के दिन सबसे पहले नागा साधुओं ने पवित्र त्रिवेणी घाट में पवित्र डुबकी लगाई। इसके बाद अन्य भक्तों को संगम में डुबकी लगाने का मौका दिया गया। कहा जाता है कि ऐसा संयोग है जब ग्रह और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक होती है। महाकुंभ में स्नान करने से पाप से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति भक्तों को होती है। 144 सालों के बाद लग रहे इस महाकुंभ में देश विदेश से भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अमृत स्नान के भव्य दिव्य दृश्य को और भी ज्यादा मनमोहक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई। सभी घाटों और अखाड़ों पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। मंगलवार को अमृत स्नान के लिए 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उमड़े और सफलतापूर्वक आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने बताया कि महाकुंभ को लेकर सरकार की ओर से अच्छी व्यवस्था की गई है और उन्हें सर्दी से कोई भी दिक्कत नहीं है। भगवान को लेकर उनकी आस्था अडिग है। काफी ठंड ज्यादा है, लेकिन आस्था हमारी प्रभु श्री राम में बहुत है और सरयू नदी में स्नान करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। सारी थकान उतर गई है। हम इस यात्रा में करीब 4 दिन हो चुके हैं हमें चलते हुए। हम पहले प्रयागराज गए। प्रयागराज में हमने 13 तारीख को पूर्णिमा का स्नान लिया।
फिर कल मकर संक्रांति का शाही स्नान लिया। उसके बाद हम वहां से यात्रा पे निकल गए काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ पे बाबा ने बुला लिया, वहां हमारे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन। वहाँ पे गंगा जी में स्नान तो नहीं कर पाए, हम थोड़ा जल्दी में थे यहाँ आने का, इसलिए हम वहाँ से सीधा आ गए। यहाँ पे त्रिवेणी में स्नान किए थे, उसके बाद सीधा इधर है सरयू नदी। ठंड तो लगती है महाराज, लेकिन क्या करें, ये जो आनंद है वो अलग ही है, वो अलग लेवल पे है। आप स्वयं जब स्नान करेंगे आपका अनुभूति हो जाएगा। और सबको आना चाहिए, कुंभ का लाभ उठाना चाहिए, हमारा सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली सनातन के लिए बहुत आगे जाना चाहिए, सनातन धर्म को सबसे आगे रहना चाहिए। और इतने बड़े स्तर पे तैयारियां देखिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक मंत्रमुग्ध करने वाला जो वातावरण है और उसमें मंत्रमुग्ध करने वाली व्यवस्था भी उतनी सुंदर बनाई है। दोनों यानी यूपी सरकार को और केंद्र सरकार को इसका क्रेडिट जाता है। और हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही मंगलमय कार्यक्रम उनके द्वारा हो और इससे भी आगे अच्छे से जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए अच्छे ऐसे कार्यक्रम उनसे हो। इतना ही नहाने वगैरह में बहुत अच्छा लगा। यहाँ बिल्कुल ठंडक है ही नहीं। तो महाकुंभ नहाए, गंगे मैया के दर्शन करें, त्रिवेणी नहाए। सारे लोगों को सूचना दी जा रही है कि जितने भक्त आना चाहें यहाँ आए। खूब भंडारा है, खूब अच्छा देखने को मिल रहा है। व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छी हैं। तो लगातार श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और वहां की व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है वो खुद बता रहे हैं। किस तरीके से लगातार बेहतर व्यवस्थाएं उनको मिल रही हैं। महाकुंभ क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी यूपी सरकार ने बड़ी प्लानिंग की है। स्थानीय प्रशासन जमीनी स्तर पर इसके लिए तत्पर है और इस कार्य को संभव बना रहे हैं दिन रात काम कर रहे सफाई कर्मी। मन में सेवा भाव लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे सफाई कर्मी संगम की स्वच्छता और शुचिता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और आइए बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी। दिल्ली में आज तमाम दलों के दिग्गज प्रत्याशी चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इन नामों में शामिल हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी नाम। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि नामांकन भरने के लिए उनके साथ दिल्ली से कई माताएं बहनें साथ जाएंगी। साथ ही केजरीवाल नामांकन के वाल्मीकि मंदिर और हनुमान मंदिर भी नामांकन के बाद हो जाएंगे। इसके अलावा मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, नई दिल्ली सीट से बीजेपी के परवेश वर्मा, विश्वासन से कैलाश गहलोत, कालकाजी सीट से रमेश विधुड़ी, लक्ष्मीनगर से अभय वर्मा और बादली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव समेत पटपड़गंज से अवध ओझा का नाम भी शामिल। आज नामांकन पत्र दाखिल करने वाले भाजपा के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनसे खास बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता गिरीश निशाना ने। चुनाव के लिए मालवीय नगर सीट पर भाजपा की ओर से सतीश उपाध्याय जी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आज? मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, सभी ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को इस लायक समझा है। उनका स्नेह आशीर्वाद हमेशा मेरे लिए रहेगा और उन पार्टी के बड़े नेताओं की प्रेरणा भी मेरे साथ है। जिन चीज़ों को लेकर के पार्टी आगे बढ़ी है, जिस प्रकार से दिल्ली में आज दिल्ली 10 साल में बेहाल हुई है, मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विज़न को लेकर के दिल्ली को आगे जाना है। और इस बार दिल्ली की जनता ने तय किया है कि दिल्ली में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और दिल्ली का गौरव भी वापस आएगा। एक दिल्ली नए रूप में विकसित होगी। सर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं पार्टी के ऊपर के वोटरों। और आपको बता दें, नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा अपना नामांकन आज करेंगे। और उससे पहले ये रैली की जो लाइव तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये रोड शो, परवेश वर्मा जो कि नामांकन के लिए जा रहे हैं और उससे पहले अपार जनसमूह जो है उनके साथ नजर आ रहा है, उनके समर्थक। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। इंडी गठबंधन में दरार बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस ने भाजपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला है। कांग्रेस ने खासकर आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर गंदे नालों और प्रदूषित स्थानों पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें राहुल गांधी केजरीवाल के झूठे दावों की पोल खोलते हुए तंज भरे अंदाज में कहते नजर आ रहे हैं, ये है दिल्ली जिसको केजरीवाल जी ने चमकाने का दावा किया था। पेरिस और लंदन बनाने की बात कही थी। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल पर दिल्ली की हवा और यमुना के पानी को जहरीला बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज हर बच्चा, बुजुर्ग और युवा बीमार हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस जहरीली हवा में सांस लेने में हर दिल्लीवासी की उम्र 6 से 8 साल कम हो रही है। यह उनकी नीतियों का घातक नतीजा है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा और मतों की गणना 8 फरवरी को होगी और इस दिन चुनाव के नतीजे भी आएंगे। आज आपकी दिल्ली अमेरिका को पीछे छोड़ रही है, लंदन को पीछे छोड़ रही है, सिंगापुर को पीछे छोड़ रही है, न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ रही है, वॉशिंगटन, बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ती जा रही है आपकी दिल्ली। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है। सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर, 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया नाला पूरा। तो राहुल गांधी तंज कसते हुए यहां नजर आए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भी। वहीं दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी बताए कि उनका मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है। उन्होंने कहा कि आतिशी को टेम्पररी मुख्यमंत्री बताया गया है। आप तो बताओ आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है? आतिशी जी है नहीं, आपने कहा टेम्पररी हैं। खुद आप बन नहीं सकते, जो हम लोगों ने बार बार कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो किसको बनाओगे? आप केवल एक आपने पर्दा डाल दिया है। पर्दे में आप भ्रम में रख रहे हो लोगों को कि हम लाएंगे केजरीवाल को लाएंगे किस चीज के लिए? जैसे मैंने कहा, और कोई बन नहीं सकता, आप बन नहीं सकते, नाम आप देना नहीं चाहते, तो इस मुगालते में वो सबको रखना चाहते हैं। सवाल उठेगा और सवाल उठने लगा है कि केजरीवाल की पार्टी का, आम आदमी पार्टी का कौन सीएम कैंडिडेट है। साथ ही संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हवा के मुद्दे पर कभी कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल विकास के किसी भी विषय पर चर्चा करने को राजी नहीं है। दिल्ली की कोई माने या ना माने, सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती आज हवा की पोल्यूशन है। देखिए बाहर क्या बुरा हाल है। एक शब्द नहीं बोला केजरीवाल ने, एक शब्द नहीं बोला विकास के एक भी मुद्दे पे। ना ये चर्चा करने को राजी हैं, ना चाहते हैं कि उसकी चर्चा हो। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो जारी किए गए हैं। प्रमुख उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो इसमें मुंडका से धर्मपाल लकड़ा, हरिनगर से प्रेम शर्मा, आरकेपुरम से विशेष टोकस, ओखला से अरीबा खान और गोकुलपुर से पार्टी ने ईश्वर बागड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। ये तीसरी सूची जिसमें 16 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के सम्मान में आज 77वां भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हमारे सशस्त्र बलों की राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। पुणे में सेना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया, साथ ही सेना पदक और अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए। भारतीय सेना अपने जवानों और महिला सैनिकों, उनके परिवारों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेवारी से पूर्णतया अवगत है। उनके लिए कल्याण कार्यों को बढ़ावा देना, योजनाओं को उन तक सक्रिय रूप से पहुंचाना और उनकी मुश्किलों का समाधान करने की हमारी कोशिशें निरंतर जारी रहेंगी। मैं भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के बहुमूल्य प्रयासों और योगदान के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने सदैव हमारे संचालन एवं प्रशिक्षण के दौरान सहायता की है। मुझे विश्वास है कि तीनों सेनाएं देश के प्रत्येक नागरिक के साथ मिलकर राष्ट्र के सामने आने वाली किसी भी चुनौती का मुकाबला करके देश के लिए हमेशा जीत हासिल करेंगे।
तो थल सेनाध्यक्ष जिनका साफ तौर पर कहना कि सेना जो है हर एक चुनौती के लिए तैयार है। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें सेना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने ट्वीट साझा करते हुए लिखा कि आज सेना दिवस पर हम भारतीय सेना के अटूट साहस को सलाम करते हैं जो हमारे देश की सुरक्षा के प्रहरी के रूप में खड़ी है। हम उन बहादुरों के बलिदान को भी याद करते हैं जो हर दिन करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने इस मौके पर सेना के नाम अपना एक संदेश भी भेजा है। सतहत्तरवें सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भारतीय सेना को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना की अहम भूमिका है। देश की प्रगति और समृद्धि के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में सैनिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। इस मौके पर देश उन सभी वीर सैनिकों को नमन करता है जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। साथ ही राष्ट्रपति ने भारतीय सेना को भविष्य में सभी प्रयासों में सफलता हासिल हो इसके लिए शुभकामनाएं दी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने इनकी याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ अपील की है। इससे पहले सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने पिछले साल 9 दिसंबर को इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की थी। आपको बता दें कि पिछले साल 1 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा था जब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के प्रबंधन समिति की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि शाही ईदगाह के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने की आवश्यकता है। खनौरी में किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल का आमरण अनशन जारी है। जगजीत सिंह डलेवाल को चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए अस्पताल में शिफ्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब सरकार के रवैये पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि पंजाब सरकार का रवैया इस मामले में गतिरोध सुलझाने वाला नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि पंजाब सरकार के अधिकारियों की ओर से मीडिया में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं मानो कोर्ट डलेवाल का अनशन तोड़वाना चाहता है। आगे कोर्ट ने कहा कि वह पहले भी साफ कर चुका है कि उन्हें डलेवाल के अनशन पर आपत्ति नहीं है। चिंता उन्हें मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने को लेकर है। वो मेडिकल सहायता लेते हुए भी अनशन जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार डलेवाल को समझाने में नाकामयाब रही है। पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने बताया था कि राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। डलेवाल को समझाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारी धरना स्थल पर ही हैं। और आइए बात कर लेते हैं मौसम की। दरअसल देश के कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है। साथ ही दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो आज यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम दर्ज की गई जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमती हुई नजर आई। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज घना कोहरा और हल्की बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल में भी घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम बनी हुई है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां छिंदवाड़ा जिले के एक गांव में पुराने कुएं से मलबा निकालते वक्त बड़ा हादसा हो गया। दरअसल कुआं धंसने से यहां 3 मजदूर मलबे में दब गए हैं। इन्हें निकालने के लिए जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम 15 घंटे से लगी हुई है। गांव वालों ने बताया है कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी कम पड़ने की वजह से ब्लास्टिंग कर उसे गहरा किया जा रहा था, जिस वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तीनों मजदूरों का सर मलबे से ऊपर दिखाई दे रहा है। फिलहाल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। मौके पर 4 एम्बुलेंस को तैनात रखा गया है। जल्द ही तीनों मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। और बात जयपुर की, जहां पर अब उच्च और मध्यम वर्गीय परिवारों को भी अपने स्कूलों की ओर आकर्षित करने के लिए विद्या भारती के स्कूलों द्वारा कवायद की जा रही है। आरएसएस से जुड़ी विद्या भारती के स्कूल इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित होने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में विद्या भारती के स्कूल इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होने की ओर अग्रसर। बदलते हुए समय को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश मीडियम में होगी पढ़ाई। पेरेंट्स की मांग को देखते हुए विद्या भारती स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई।
राजस्थान में विद्या भारती के आदर्श विद्या मंदिर लंबे अरसे से संचालित हैं, लेकिन इन स्कूलों में अभी तक हिंदी माध्यम में ही पढ़ाई कराई जा रही थी। इससे इन स्कूलों में मध्यम और उच्च आय वर्ग के अभिभावकों का रुझान कम होने लगा था, जिससे प्रबंध समिति ने हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी शुरू करने का निर्णय लिया है। आदर्श विद्या मंदिर प्रबंध समिति के सचिव संजीव भार्गव ने बताया कि अपनी पहचान बनाए रखते हुए अन्य भाषाओं का सम्मान और उपयोग करने में कोई गलत बात नहीं है। संजीव भार्गव ने स्पष्ट किया कि इंग्लिश मीडियम केवल एक विकल्प के रूप में रहेगा और हिंदी मीडियम की शिक्षा प्रणाली भी यथावत जारी रहेगी। अपने निज को पहचान करके और सर्वग्राह्यता के साथ में अपने को आगे बढ़ाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। माने प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर दूसरे देशों में भी उन भी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं। भाषा विशेष का हम सहारा लेते हैं तो उसके कहीं से भी हम अपने विचारों से और दूर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र शर्मा ने कहा कि सीबीएसई की मान्यता के साथ ही ये स्कूल होगा। ये स्कूल सामान्य फीस के साथ प्ले से लेकर 8वीं कक्षा तक शुरू किया जाएगा। इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदर्श विद्या मंदिर भारतीय संस्कारों के साथ साथ आधुनिक शिक्षा देने में विश्वास रखता है। पूर्व छात्र धर्मदत्त शर्मा का कहना है कि कई पूर्व विद्यार्थी अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी मांग हिंदी के साथ अंग्रेजी मीडियम की भी होती है, इसलिए ये निर्णय स्वागत योग्य है। पूर्व छात्रों की समस्या ये है कि वे जिस समय हमारे विद्यालय से पढ़ करके गए थे, उस समय पूरे राजस्थान में हमारे विद्यालय का नाम था हिंदी मीडियम में। केवल हमारा और महेश्वरी स्कूल नाम पे थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, लोग इंग्लिश माध्यम की तरफ चलते रहे। तो मेरे पास पूर्व छात्रों की हमेशा ये रहती थी कि साहब जिस विद्यालय में हमने संस्कार लिए, हम अपने बच्चों को उसी में डालना चाहते, इसलिए आप इंग्लिश मीडियम में अपने विद्यालय को परिवर्तित करिए। जयपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल कई हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए वो बेहद महंगे हैं, जबकि विद्या भारती के स्कूलों में उचित फीस के साथ संस्कारवान शिक्षा भी दी जाती है। ऐसे में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के द्वारा आदर्श विद्या मंदिर अपने गौरवमयी इतिहास को दोहरा सकेगा। राजस्थान में आरएसएस से जुड़ाव रखने वाली आदर्श विद्या मंदिर स्कूलों का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। यहाँ के पूर्व विद्यार्थियों ने प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व किया है। अभिभावकों की एक बड़ी डिमांड के कारण यहाँ जमाने के साथ कदम ताल मिलाने के लिहाज से भी अंग्रेजी माध्यम की दरकार महसूस की जा रही थी। इस पर अब अगले सत्र से अंग्रेजी माध्यम में स्कूल शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। कैमरा पर्सन हनुमान जायसवाल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर। तो बदलाव जो है वो हर स्तर पर नज़र आता है। इसकी जो झलक है वो यहाँ भी स्कूल पर भी नज़र आती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं, आपको दिखाते हैं विशाखापट्टनम के माल डिब्बा कारखाना की अगर बात की जाए, जो कि माल डिब्बा मरम्मत कारखाना यहाँ पर है। कैसे वो मालगाड़ी के जो पुराने या जो बेकार डब्बे हैं उनकी मरम्मत कर लगातार उनको पटरी पर उतार रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। विशाखापट्टनम के माल डिब्बा मरम्मत कारखाना जो बाटलापुरी में मौजूद है, वहाँ पर अभी हम विजिट करने के लिए डीडी न्यूज़ दिल्ली की टीम आई है। और हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डब्बे खराब हो जाते हैं उन डब्बों को रिपेयर करने के लिए यहाँ पर लाया जाता है, और कैसे इसका मरम्मत किया जाता है, कैसे इसको पूरी जो है व्यवस्थित करने के बाद इसे पुनः वापस किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर अप्पा राव, वो भी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। राव साहब, ये जो कारखाना है क्या 2021 में शुरू हुआ? किस तरीके से आप यहाँ पर रिपेयर करते हैं, कैसे प्रोडक्शन करते हैं, ये हमारे दर्शकों को। ये वैगन यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए आता है। फॉर वैगन पीरियडिक ओवरहॉलिंग बोलते हैं। एवरी 6 ईयर्स में वैगन यहाँ पे आते हैं। तो जैसे वैगन इन होता है, यहाँ पे उसका बॉडी, बोगी, व्हील, जो पहिया है, वो सब पहिया वगैरह जो भी है वो सब हमने यहाँ पे डिसमेंटल करके ओवरहॉलिंग करके मेंटेनेंस करके फिर अगेन अच्छे से फिर बॉडी को पेंटिंग वगैरह सब करके फिर अगेन हमने प्रोडक्शन को बाहर देते हैं, अगेन डब्बा को रीयूज़ करने के लिए। एक डब्बे को रिपेयर करने में कितना वक्त लगता है? अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 डेज लगता है। ऑल इंडिया रेलवे में जो भी वैगन आता है वो वैगन यहाँ पे रिपेयर होता है, एंड वैगन जो है ऑल इंडिया रेलवे में भी घूमता है।
नहीं, ईस्ट कोस्ट जोन का मैक्सिमम वैगन आता है और फॉरेन रेलवे का भी वैगन यहाँ पे आता है, तो हम उसको अलग जोन का भी वैगन रिपेयर करते हैं, वो अलग जोन में भी वैगन आफ्टर रिपेयर घूमता है। क्या यहाँ पर सिर्फ जो माल डब्बा कारखाना है, जो माल डब्बे हैं, उसी का रिपेयर होता है? अब ओनली माल डब्बा का रिपेयर यहाँ पे होता है। आने वाले समय में कुछ लक्ष्य भी रखा गया है? ये लक्ष्य ये है कि ये वैगन रिपेयर को और एक्सपेंशन करने का तो प्लान है, और एक ज़्यादा डब्बा करने के लिए। विशाखापट्टनम का ये माल डिब्बा कारखाना आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो रद्दी के भाव में कभी जिस लोहे को बेच दिया जाता था, स्क्रैप वो बन जाता था, वो डब्बा अब कहीं ना कहीं यहाँ पर खुद हिंदुस्तान में मरम्मत किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ भारतीय रेल के राजस्व की हानि रुक रही है, बल्कि पुराने डब्बे नई शक्ल में ट्रैक पर